ठीक है, स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है, याद है, ठीक है। अच्छा मैंने बताया था अगर किसी कॉइल का एल ज्यादा है तो फ्लक्स के चेंज को क्या करेगी, अपोजिशन भी क्या होगी उसकी, अपोजिशन ज्यादा ज्यादा अपोज करेगी फ्लक्स के चेंज को। और अगर किसी कॉइल का एल क्या है, कम है, तो फ्लक्स में चेंज को भी अपोज क्या करेगी, कम करेगी। ठीक है भैया, इस चीज को ध्यान रखना। फिर मैंने कहा था सेल्फ इंडक्शन ऑफ कॉइल, सेल्फ इंडक्शन ऑफ सॉलिनॉइड, सॉलिनॉइड का सेल्फ इंडक्शन निकालने आ रहे हैं। तो हमने देखा भैया फाई क्या होता है, एल आई के बराबर होता है, एल क्या होगा, फाई अपॉन में आई। फाई क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, बना है ना, बना कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है यहाँ पर, ठीक है, अपॉन में करंट, याद है। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सॉलिनॉइड, सॉलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, म्यू नॉट एन आई एन ए अपॉन में क्या हो गया, ये बी की जगह पर आया है, इसकी जगह पर ये पूरा लिख दिया मैंने। आई से आई क्या हुआ, कट मर गया, म्यू नॉट स्मॉल एन को क्या लिखते हो, कैपिटल एन अपॉन में एल, एन, और ये क्या हुआ ए, तो म्यू नॉट स्मॉल एन इंटू में एन क्या होगा, एन स्क्वायर ए अपॉन में एल। ये क्या था आपका भी सेल्फ इंडक्शन, याद है नहीं याद है। एल क्या है, इसकी सॉलिनॉइड की क्या है, लेंथ है। एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न है इसके अंदर, और ए क्या है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। फिर मैंने बताया था जो सेल्फ इंडक्शन है वो डिपेंड करता है भैया आपका म्यू नॉट पे, किस पे डिपेंड करता है। अब देखिए म्यू नॉट पे क्यों डिपेंड करता है, तो भैया म्यू नॉट ज्यादा होगा यानी परमिएबिलिटी ज्यादा होगी, परमिएबिलिटी ज्यादा होगी तो अंदर से जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन का नंबर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन आएंगे जाएंगे तो फ्लक्स भी ज्यादा क्या होगा, ज्यादा चेंज होगा। जब फ्लक्स ज्यादा चेंज होगा तो इंड्यूस ईएमएफ भी क्या होगा, जो अपोज करने वाला वो भी ज्यादा आएगा, और जब इंड्यूस ईएमएफ ज्यादा आएगा, अपोजिशन ज्यादा रहेगी, तो भैया क्या होगा, सेल्फ इंडक्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ गए, तो म्यू ज्यादा, ये ज्यादा, तो भैया बनने अंदर की मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा, चेंज इन फ्लक्स भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ईएमएफ क्या आएगा, ज्यादा आएगा, एल अपने आप क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि हम जानते हैं जिसके अंदर ईएमएफ क्या है, अपोजिंग ईएमएफ है, क्या ये, जो कि अपने अंदर फ्लक्स के चेंज को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। समझ गए। फिर उसके बाद है भैया एल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन स्क्वायर के, ऐसा क्या होता है, एन स्क्वायर ज्यादा, तो भैया एन ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, ज्यादा होगी, फ्लक्स में चेंज भी क्या होगा भैया, ज्यादा होगा, ईएमएफ क्या आएगा, ज्यादा आएगा, और सेल्फ इंडक्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा, अपोजिशन ज्यादा होगी। समझ गया भैया, कंसेप्चुअल क्वेश्चन इसके ऊपर बहुत ज्यादा आते हैं, ध्यान रखना। फिर कह रहा है भैया एरिया ज्यादा, तो जाहिर सी बात है अगर एरिया के भी सॉरी सेल्फ इंडक्शन डायरेक्टली इक्वल टू क्या होगा, एरिया है ना। अगर आपका कॉइल का एरिया ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है चेंज इन फ्लक्स भी क्या होगा, ज्यादा, इंड्यूस ईएमएफ भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा, और उसके अंदर एल भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर यहाँ पर देखोगे तो जो सेल्फ इंडक्शन है वो लेंथ के, कॉइल की लेंथ के इनवर्सली होता है। अगर आपकी लेंथ ज्यादा हो जाती है तो रेजिस्टेंस क्या होता है, ज्यादा हो जाता है, रेजिस्टेंस ज्यादा होता है तो करंट की वैल्यू क्या होती है, कम हो जाती है। करंट कम हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, कम हो जाएगी, फ्लक्स में चेंज भी क्या आएगा, कम आएगा, फ्लक्स में चेंज कम आएगा तो इंड्यूस ईएमएफ भी कम होगा, और अपोजिशन यानी एल भी क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी। याद है, चलो भैया लास्ट क्लास में मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया था आपको, ठीक है। 6 बजे आना, 6 बजे, 6 बजे आना है। कॉल काट, फिर कुछ नहीं बता रहा मैं, बोल। नहीं भाई सॉरी, बाय, ठीक है। देखिए ये हो गया, यहां तक मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था। फिर उसके बाद यहाँ पर भैया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिनोमिना ऑफ एसोसिएशन ऑफ सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन से कुछ फिनोमिना एसोसिएट करते हैं। पहला है भैया स्पार्किंग, क्या है भैया, स्पार्किंग। अब स्पार्किंग वाली समस्या बड़ी आम है। मैंने आपको बताया था एकाएक स्विच ऑन ऑफ करने से वायर का जो फ्लक्स होता है वो बहुत तेजी से चेंज होता है। जब फ्लक्स चेंज होगा तो भैया क्या होगा, जब फ्लक्स चेंज होगा तो वहां पर इंड्यूस ईएमएफ आएगा। इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है उसी, क्योंकि आपको पता है जब स्विच ऑफ करते हो, ऑन करने तो कोई दिक्कत नहीं होती, ऑफ करने पर दिक्कत होती है। जब स्विच ऑफ करते हो तो फ्लक्स कम होता है, फ्लक्स कम होता है तो जो वायर में इंड्यूस ईएमएफ आएगा उसकी डायरेक्शन वही रहेगी जो पहले थी। यहाँ पर करंट ईएमएफ की वैल्यू क्या होती है, बहुत ज्यादा हो जाती है, और जब ईएमएफ की वैल्यू ज्यादा होती है तो भैया क्या होता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, इसे कहते हैं स्पार्क हो जाना। क्या कहना, समझ गए भैया। तो वायर का एकाएक स्विच ऑफ करने पर फ्लक्स क्या होता है, बहुत कम होता है, फ्लक्स के कम हो रहा है, इसलिए चेंज को अपोज करने के लिए उसी डायरेक्शन में क्या आएगा, एक इंड्यूस ईएमएफ आएगा जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, और इस वजह से स्विच वगैरह कई बार बल्ब भी क्या होता है, फ्यूज हो जाता है। ठीक है भैया, देख लेना, ठीक है। द ब्रेक
द ब्रेक ऑफ सर्किट वेरी सडन, एकाएक अगर आप सर्किट को ब्रेक करते हो मतलब स्विच को ऑफ कर रहे हो, ज्यादा स्टैंडर्ड लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। व्हेन द सर्किट इज स्विच्ड ऑफ, ठीक है भैया, अ लार्ज सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सेट अप इन द सर्किट, बहुत तगड़ा सेल्फ इंडक्शन इंड्यूस होता है सर्किट के अंदर, इन द सेम डायरेक्शन एज द ओरिजिनल ईएमएफ, जिस डायरेक्शन में ईएमएफ था उसी डायरेक्शन में क्या हो गया, इंड्यूस ईएमएफ आता है, जिसकी वजह से नेट ईएमएफ क्या होता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, कॉज द बिग स्पार्क अक्रॉस द स्विच, स्विच के अक्रॉस में क्या होता है, चिंगारियां निकलने लगती है। समझिए भैया, ये नहीं सोचना कि आपका स्विच खराब हो गया, ये होता है, समझ गया। अच्छा, मुझे कई बार नॉन इंडक्टिव कॉइल चाहिए होता है, मैं चाहता हूं कि इंडक्टेंस ही ना है, वायर के अंदर का वायर का कोई इंडक्टर ना हो, और आप भी चाहते हो कि भैया वायर का इंडक्टर 0 हो जाए, तो क्या करेंगे भैया, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं भैया कि वायर को कुछ इस तरीके से मोड़ देते हैं, जैसे दिखाया ना डायग्राम, इस तरीके से, मतलब वायर डबल करते हैं और उसको हेलिकल शेप में क्या करते हैं, मोड़ देते हैं। तो एक बार ही क्या होता है, करंट नीचे आता है, और दूसरे बार से करंट क्या होता है, ऊपर जाता है। समझ गए भैया। तो अब इसमें क्या होता है कि एक बार ईएमएफ की डायरेक्शन, जैसे आप स्विच ऑफ करते हो, इस समस्या का जो स्पार्क वाली समस्या ना, उसका निदान पाने के लिए जैसे आप स्विच ऑफ करते हो, तो एक में करंट ईएमएफ क्या होता है, इधर बढ़ता है, और दूसरे बार में करंट ऊपर जा रहा है, तो उसका ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ ऊपर की तरफ बढ़ेगा। दोनों ईएमएफ की डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए नेट ईएमएफ क्या होता है भैया, कैंसिल कर देता है, और हमें नॉन इंडक्टिव वायरिंग मिल जाती है। हमें क्या मिल जाती है, तो नॉन इंडक्टिव वायरिंग अगर आप प्राप्त करना चाहते हो, तो वायर को आप उस तरीके से पहले डबल करो, देन उसके बाद उसका हेलिकल शेप में मोड़ दो। एक में करंट क्या होगा, नीचे आएगा, उसका इंड्यूस ईएमएफ नीचे रहेगा स्विच ऑफ करने के बाद। एक में करंट क्या होगा, ऊपर जाएगा, उसका इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा, ऊपर की तरफ रहेगा स्विच ऑफ करने के बाद। दोनों ईएमएफ एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, देयर इज नो सेल्फ इंडक्शन, खत्म होगी समस्या। स्पार्किंग की समस्या का निदान कर दिया इतनी छोटी सी बात में। आप बच्चे थे जब आपका मीटर नहीं, जब इससे पहले आप सबके घर में जो मीटर आगे डब्बे वाला ना, इससे पहले जो मीटर हुआ करता था वो था, लाइट यही थी, खंबे तो यही थे, लेकिन मीटर कुछ और होता था। आज से मैं 16-17 साल पहले की बात कर रहा हूँ, ठीक है भैया। तो उस वक्त जो मीटर लगता था ना, उसमें इस तरह की वायरिंग होती थी। इसमें तो ऑलरेडी है नॉन इंडक्टिव, लेकिन उसमें नॉन इंडक्टिव नहीं था। नॉन इंडक्टिव करने के लिए जो बाहर से मैकेनिक आते थे मीटर की वो करने, कनेक्शन देने के लिए, तो वायर को कुछ इसी तरीके से मोड़ देते ताकि वो नॉन इंडक्टिव बन जाए, और एकाएक लाइट जाने से क्या हो, स्पार्क ना हो। समझ गया। ये देखो लिखना क्या है, ये सब बकवास है, ऊपर से लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी इसका एग्जांपल लिया गया, कहीं पे घुसेड़ दिया गया एग्जांपल को, ठीक है। इन रेजिस्टेंस बॉक्स, रेजिस्टेंस बॉक्स देख रखा आपने, ऐसा होता है नॉर्मली रेजिस्टेंस बॉक्स इस तरीके का होता है, ये इतना बड़ा होता है, ठीक है। वहां पर बहुत सारे रेजिस्टेंस होते हैं, की डालने पर वो रेजिस्टेंस क्या होता है, वर्किंग में आ जाता है। ऐसे होता है रेजिस्टेंस, ऊपर ऐसे क्यू होती है, ऊपर ऐसे क्यू होती है। देखा रेजिस्टेंस बॉक्स, 2 टर्मिनल होते हैं, एक टर्मिनल ये होता है, टर्मिनल नंबर फर्स्ट, टर्मिनल नंबर सेकंड। खैर रेजिस्टेंस का कोई टर्मिनल नहीं होता, रेजिस्टेंस हर जगह से एक जैसा ही बिहेव करता है, हमेशा करंट को अपोज करता है, चाहे आप कहीं पर भी डाल दो, ठीक है भैया। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेजिस्टेंस के क्या कोई टर्मिनल होता है, रेजिस्टेंस का कोई टर्मिनल नहीं होता। टर्मिनल मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव साइड नहीं होती। कह रहा भैया, या पोस्ट ऑफिस बॉक्स, पोस्ट ऑफिस बॉक्स आपने शायद नहीं देखा होगा, ठीक है, पहले यूज होता था, अब नहीं यूज होता, ठीक है। डिफरेंट रेजिस्टेंस कॉइल हैव यूज्ड, अलग अलग रेजिस्टेंस वाली कॉइल यूज होती है। हम चाहते हैं कि उसकी वायरिंग में इंडक्टेंस क्या हो, 0, तो क्या करते हैं, हियर द वायर इज फर्स्ट डबल, वायर को क्या करते हैं भैया, पहले डबल करते हैं, ओवर इटसेल्फ देन वाउंड इन द फॉर्म ऑफ कॉइल ओवर अ बोबिन। बोबिन एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे आपका रिबन नहीं होता, रिबन मुड़ जाता है, उसे बोबिन का कहते हैं, ठीक है भैया। तो बोबिन टाइप में मुड़ देते हैं, इसे हेलिकल शेप को बोबिन, जैसे मुड़ा हुआ है ना, उसे बोबिन कहते हैं। क्या कहते हैं, बोबिन। कह रहा ड्यू टू दिस द करंट इन द 2 हाफ ऑफ द वायर फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन। मैंने बताया आपको, करंट एक में क्या होता है, नीचे आता है, एक में क्या होता है, ऊपर जाता है, ठीक है, एज शोन इन द फिगर। द इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ द 2 हाफ ऑफ द वायर बीइंग अपोजिट, इंडक्टिव इफेक्ट एक का क्या होगा, नीचे होगा, एक का क्या होगा, ऊपर होगा। कैंसल ईच अदर, द नेट सेल्फ इंडक्शन ऑफ द कॉइल इज मिनिमम, या 0 कह सकते हो आप नॉर्मली, ठीक है भैया। सच अ वाइंडिंग ऑफ द कॉइल इज कॉल्ड नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग। ऐसी वाइंडिंग को हम क्या कहते हैं भैया, नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग। यहाँ पर इंडक्टेंस क्या होता है, 0 होता है, ना के बराबर होता है। द रेजिस्टेंस कॉइल हैविंग द नो सेल्फ इंडक्शन आर कॉल्ड नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस। क्या है भैया, नो, कोई दिक्कत तो नहीं भैया। आगे बढ़ते हैं भैया, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। आज का जो टॉपिक है आपका म्यूचुअल इंडक्शन है, क्या है ये, हाँ, हेलिकल ना हो तो ना, वहां पे भी कम हो जाएगा लेकिन इतना कम नहीं होगा, वहां पे भी कम हो जाएगा लेकिन इतना कम नहीं होगा, समझिए। देखिए म्यूचुअल इंडक्शन, कल हमने क्या पढ़ा था, जरा बताइए, सेल्फ इंडक्शन क्या था, बता दो क्वेश्चन, बोल, हंसने के लिए थोड़ा बोला है।
बताने के लिए बोला है। सेल्फ इंडक्शन क्या आता है राजू, बता। इंग्लिश में क्यों बोल रहा है, बताओ भैया। सेल्फ इंडक्शन दे, सुन लीजिए, आप निहायती गधे और बेवकूफ हो। मैं जानता हूं सेल्फ इंडक्शन आपको पता है, लेकिन आप बता नहीं पाओगे क्योंकि आपने प्रैक्टिस ही नहीं की उस चीज। चीजें समझना बहुत बड़ी बात नहीं होती, उसको सामने वाले के आगे रिप्रेजेंट करना बड़ी बात होती है। सबको आता है, ठीक है, लेकिन रिप्रेजेंट करना ही मेन बात होती है, क्योंकि एग्जामिनर रिप्रेजेंट करने के ही नंबर देता है। आपको कितना आता है ये मैटर नहीं करता, आपका रिप्रेजेंटेशन कैसा है वो उस पर मैटर करता है। और रिप्रेजेंटेशन जब ही अच्छा होता है जब आप उसकी बार बार प्रैक्टिस करते हो, ठीक है। एक नया टीचर होता है, ऐसा नहीं होता कि उसको नहीं आता, लेकिन उसकी दिक्कत क्या होती है, रिप्रेजेंट करना नहीं आता, इसलिए बच्चे कहते हैं उसको आता ही नहीं है। आता उसको सब है, लेकिन उसको प्रेजेंट करना नहीं आता। एक पुराना टीचर होता है, बड़े आराम से बताता है, ढीला होकर के, फिर भी बच्चों को समझ में आता है। क्यों? क्योंकि भैया उसको उन्हें इतनी बार उस चीज को पढ़ लिया है, इतनी बार उसको बता दिया कि सामने वाले को कोई दिक्कत ही नहीं होती समझने में। मैंने बताया था भैया सेल्फ इंडक्शन होता क्या। मैंने कहा कि यदि किसी कॉइल के अंदर से वेरिएबल करंट पास कराया जाए तो कॉइल के अंदर वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड आएगी, उस वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड से उसी कॉइल का क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा, और वो अपने ही फ्लक्स के चेंज को अपोज करने के लिए अपने अंदर से एक ईएमएफ इंड्यूस करती है। इसको हम क्या कहते हैं भैया, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या कहते हैं इसे हम? कुछ था कॉइल की खुद की प्रॉपर्टी जो खुद के अंदर हो रहे करंट के चेंज को क्या करती है, अपोज करती है। इसको सेल्फ इंडक्शन कहते हैं, बुक में ये लिखा हुआ है। बाकी मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया था कि यदि किसी कॉइल से वेरिएबल करंट जाता है तो उसके द्वारा बनाई गई मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, वेरिएबल होगी। वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड उसी कॉइल के फ्लक्स को क्या करेगी, बार बार चेंज करेगी। फ्लक्स का चेंज उसको पसंद नहीं आएगा, इसलिए अपने अंदर से क्या करती है, इंड्यूस ईएमएफ। फ्लक्स अगर कम होगा तो ईएमएफ उसको सपोर्ट करेगा, फ्लक्स अगर बढ़ेगा तो ईएमएफ उसके अगेंस्ट में खड़ा हो जाएगा। मैंने एग्जांपल भी दिया था, एक बढ़ोतरी करता हुआ आदमी जो बढ़ रहा है, जो तरक्की कर रहा है, उसको अपोज करने के लिए सामने वाला खड़ा हो जाता है, वो भी सेल्फ इंडक्शन है, वो भी इंड्यूस ईएमएफ है। एक आदमी गिर रहा है नीचे, दूसरा बंदा उसको सपोर्ट करने के लिए आता है, वो भी क्या है, सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ है। समझ गए भैया? लेकिन म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन में देखिए बच्चे, अब यहाँ पे मैं जनरल सी बात कर रहा हूँ, तो अपने घर गृहस्थी की बात मत करा, ठीक है। यहाँ पर सपोर्ट करना उसको, मतलब उसको फ्लक्स के चेंज को अपोज करना। बढ़ेगा तो उसके अगेंस्ट खड़ा हो जाएगा, घटेगा तो उसको साथ देगा। तो अपने घर की बात बता रहा हुआ, ठीक है। हाँ, मैं फिजिक्स के, ताकि समझ में आ जाए। तू जनरल उसमें चला गया, जो गिर रहा है उसे और गिरा दो, ठीक है। देखिए भैया, म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, कॉइल है, दो कॉइल है, यहाँ पर एक कॉइल नहीं होती, क्या होती है, म्यूचुअल में तो दो ही के बीच में होगा ना। अब म्यूचुअल एक बंदा थोड़ा ना होता है, म्यूचुअल में दो बंदे आते हैं। यहाँ पर दो कॉइल है, ठीक है। पहली कॉइल मान लीजिए, दो कॉइल है आपकी, फर्स्ट कॉइल सेकंड कॉइल। फर्स्ट कॉइल के अंदर करंट का क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है फर्स्ट कॉइल के अंदर, और फर्स्ट कॉइल का करंट अगर चेंज हो रहा है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, चेंज हो रही होगी, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही होगी। तो यदि उसका फ्लक्स के चेंज की बात कर रहा हूं तो उसके फ्लक्स के चेंज को अपोज करने के लिए क्या आता है, सेल्फ इंडक्शन। क्या आता है? लेकिन यदि वो दूसरी कॉइल जो पड़ी हुई है वहां पे सामने वाली, उसके करंट के चेंज की वजह से, उसकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज की वजह से दूसरे का फ्लक्स चेंज होने लगा, तो वहां पर भी एक इंड्यूस ईएमएफ आ जाता है, दूसरी कॉइल के अंदर भी, पड़ोस वाले के अंदर भी, ठीक है भैया। वो भी उसको क्या करता है, अपोज करने लगता है। कॉइल की इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं भैया, म्यूचुअल इंडक्शन। जो खुद के करंट को अपोज करे, दूसरे करंट को अपोज करे, म्यूचुअल, बस खत्म। म्यूचुअल इंडक्शन कुछ है इसमें? नहीं है। म्यूचुअल इंडक्शन की दोबारा से लिखिए, एक कॉइल है जिसके अंदर करंट क्या है भैया, वेरिएबल है। क्या है? उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, उसका फ्लक्स भी क्या होगा, उस फ्लक्स के चेंज को अपोज करने के लिए कॉइल क्या लाती है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या लाती है? कॉइल की इस प्रॉपर्टी को सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? लेकिन यदि एक पड़ोस में रखी कॉइल का फ्लक्स उसी वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से चेंज होने लगा, तो उस पड़ोस की कॉइल भी क्या करती है, उस फ्लक्स के चेंज को क्या करती है, अपोज करती है। पड़ोस की कॉइल की इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं भैया, म्यूचुअल इंडक्शन। समझ गई? कुछ नहीं है यहाँ पर डेफिनेशन, ये ज्यादा अच्छी है तो यही लिखना। म्यूचुअल इंडक्शन, द म्यूचुअल इंडक्शन इज द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा क्या करता है, फ्लक्स के चेंज को अपोज करता है। वो नहीं बताया गया यहाँ पर, ठीक है भैया। वन कॉइल ड्यू टू चेंज इन द करंट ऑफ नेबरिंग कॉइल। नेबरिंग कॉइल के अंदर क्या हो रहा है, चेंज करंट का, लेकिन अपोज कौन कर रहा है, पड़ोस वाली कॉइल।
ठीक है भैया, पहली कॉइल के अंदर करंट है तो फ्लक्स चेंज होगा, दूसरी के अंदर करंट है तो फ्लक्स चेंज होगा। समझ गया? अब देखिए यहां पर पहले केस आ रहा है, म्यूचुअल इंडक्शन करो ना, केस फर्स्ट। ठीक है, दो कॉइल है, एक कॉइल ये रही, इसके अंदर क्या किया, दूसरी कॉइल ये रही, इसके अंदर हमने लगा दिया गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है, करंट को डिटेक्ट करता है। क्या करता है? इसके अंदर बहने वाला करंट क्या है भैया, ऑल्टरनेटिंग है, कभी घटेगा कभी बढ़ेगा, है ना। मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी इसकी, पहले कॉइल के अंदर करंट आ रहा है, फर्स्ट कॉइल है, क्या ये फर्स्ट, और ये क्या है सेकंड। तो अगर करंट बढ़ेगा पहली का तो मैग्नेटिक फील्ड पहली का भी घटेगा बढ़ेगा, तो इसका भी फ्लक्स क्या होगा, दूसरी का फ्लक्स घटेगा बढ़ेगा। बोलो हाँ। देखो पड़ोस में दिक्कत हो रही है, पड़ोस में कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी करंट मैग्नेटिक फील्ड जाकर उसके फ्लक्स को चेंज कर रही है, घटा रही है बढ़ा रही है। अब इसके फ्लक्स को चेंज को अपोज करने के लिए इसके अंदर क्या आएगा, दूसरी के अंदर इंड्यूस ईएमएफ आएगा। इसे क्या कहते हैं भैया, म्यूचुअल इंडक्शन। किसका म्यूचुअल इंडक्शन हुआ है, सेकंड का। किसने किया है, पहली ने। समझ गया? M12 लिखते हैं, M21 सॉरी M21। केस सेकंड है। इस बार हमने क्या किया, फर्स्ट कॉइल में गैल्वेनोमीटर लगा दिया और सेकंड कॉइल में क्या किया, करंट पास करा दिया। ये करंट क्या हो रहा है, घट रहा है बढ़ रहा है, करंट किसका है, सेकंड का। करंट किसका है, मैग्नेटिक फील्ड कौन बनाएगा भैया, सेकंड। ये भी घटेगी बढ़ेगी। फ्लक्स किसका चेंज होगा भैया, फर्स्ट का। ये भी घटेगा बढ़ेगा। ईएमएफ किसका है अंदर आएगा, फर्स्ट के अंदर। म्यूचुअल इंडक्शन किसका होगा, फर्स्ट का। किसने किया, सेकंड ने किया। समझ गया भैया? अब देखिए बाय ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन क्या कहती है भैया, किसका फ्लक्स चेंज हो रहा है भैया, दूसरी का। ध्यान दीजिएगा, किसका फ्लक्स चेंज हो रहा है, सेकंड। वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, पहले वाले करंट के। क्या होगा, फ्लक्स किसका चेंज हो रहा है, सेकंड का। करंट किसका है, पहले वाले करंट बढ़ेगा तो उसका फ्लक्स बढ़ेगा, पहले वाले करंट घटेगा तो उसका फ्लक्स घटेगा। अब जिसका फ्लक्स चेंज हो रहा है उसी का क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्शन होगा। म्यूचुअल इंडक्शन किसका है, दो का। कौन कर रहा है, एक। ये I1 हो गया। तो M21 की वैल्यू क्या होगी, 5/2 अपॉन में I1, 5/2 अपॉन में I1। समझ गया? अच्छा, इसके अंदर अगर आपको इंड्यूस ईएमएफ निकालना है, इसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ निकालना है, किसका फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू, इसकी E2 की वैल्यू क्या होगी, 5/2 अपॉन में रेजिस्टेंस, सॉरी इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है, d∅2 अपॉन में dt। याद है, ∅2 की वैल्यू क्या रखी है, क्या है भैया, माइनस M21 बाहर आएगा, अंदर क्या होगा, di1 अपॉन में dt। पहली का जब तक करंट चेंज होगा तब तक सेकंड वाले के अंदर क्या आएगा, ईएमएफ आएगा। जैसे ही पहली के अंदर करंट कांस्टेंट हुआ तो कांस्टेंट क्या होता है, जीरो, तो ईएमएफ भी क्या होगा, सेकंड के अंदर जीरो हो जाएगा। समझ गया? करंट निकालना है, इंड्यूस करंट किसके अंदर, सेकंड के अंदर। तो इंड्यूस ईएमएफ और रेजिस्टेंस ऑफ सेकंड। इंड्यूस ईएमएफ हमें पता है कि ये रहा, माइनस M21 di1 अपॉन में dt अपॉन में क्या हुआ, रेजिस्टेंस ऑफ सेकंड। कोई दिक्कत तो नहीं भैया, खत्म हो गया। अब इसके बारे में बताओ, यहां पर किसका फ्लक्स चेंज हो रहा है, अभी चार्ट मारूंगा। करंट किसके अंदर दे रखा है तूने, दूसरी के अंदर, तो फ्लक्स किससे चेंज होगा, साला पहली का करंट चेंज हो, फ्लक्स चेंज हो रहा है। पहली का फ्लक्स चेंज हो रहा है, किसके करंट पे डिपेंड कर रहा है, दूसरी पे। अब जिसका फ्लक्स चेंज होगा उसी का क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्शन होगा। M12 एक का म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है, कौन कर रहा है, दूसरा। M12 क्या होगा, 5/1 अपॉन में, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए ईएमएफ इसके अंदर आया, पहली के अंदर कितना आया, ये क्या होगा, माइनस d∅2 5/1 अपॉन में dt। 5/1 की वैल्यू क्या रखी भैया, माइनस बाहर निकालिए, M12 बाहर आ गया। डी करंट किसका चेंज हो रहा है, ठीक है भैया। और अगर यदि आपको इंड्यूस करंट निकालना है पहले के अंदर, तो क्या होगा, ईएमएफ ऑफ फर्स्ट और रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट। समझ गए? कुछ बाकी तो नहीं है, ठीक है। हाँ, अबे सेल्फ होगा, वो सेल्फ पढ़ा दिया मैंने। अब तो सेल्फ में आ गए ना, सेल्फ गोली मार। यहाँ पे म्यूचुअल पढ़ रहा होगा, तेरे को उससे मतलब नहीं है।
मैं दूसरी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, दूसरी वाली कॉइल की। ये तो सेल्फ हो रहा है, सेल्फ निकालू क्या, फिर खत्म हो गया। सेल्फ हो रहा है लेकिन हम दूसरी कॉइल की बात कर रहे हैं, इसलिए म्यूचुअल की बात कर रहा हूँ मैं, समझ गए? ठीक है, मेरे को पता था तो ये पूछने वाली है माँ की कसम मुझे पता था। ठीक है, तो ये यहाँ पर सेल्फ हो रहा है लेकिन सेल्फ की बात नहीं कर रही। अगर सेल्फ की बात करनी होगी तो आपको ध्यान रखना किसका, किसके अंदर करंट दे रखा है यहाँ पर, पहली के अंदर, तो फ्लक्स भी किसका चेंज होगा, पहली का ही होगा। तो 5 डायरेक्टली इक्वल टू I1, आगे ना, हो गया, हटा दू इसे, ठीक है, ये हो गया। अब एक क्वेश्चन आता है बहुत बहुत दबा के, ठीक है, कि जो सेल्फ इंडक्शन है, सॉरी म्यूचुअल इंडक्शन है, ये किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो अभी पता लग जाएगा आपको। ठीक है, ठीक है, देखिए म्यूचुअल इंडक्शन नोट में लिखना आपको, इंडक्शन डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ टू कॉइल्स। दोनों कॉइल्स की रिलेटिव पोजीशन पे डिपेंड करता है। कैसे, देखिए, यदि मैंने दोनों कॉइल को इस तरीके से रखा, कॉइल नंबर फर्स्ट और कॉइल नंबर सेकंड, तो यहां पर म्यूचुअल इंडक्शन मान लीजिए 1 2 और 2 1 होगा। ये दोनों ही बराबर होते हैं, शो करूंगा ही मैं, ये दोनों म्यूचुअल इंडक्शन क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, यहां पर म्यूचुअल इंडक्शन अलग तरीके से होगा। ठीक है, अगर मैंने इन दोनों कॉइल को ऐसे रख दूं, कॉइल फर्स्ट और कॉइल सेकंड, तो यहां पर म्यूचुअल इंडक्शन क्या होगा, M12 डैश M21 डैश, ये अलग होंगे, इससे अलग हो गया ये, लेकिन आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका म्यूचुअल इंडक्शन और इसका म्यूचुअल इंडक्शन, इसका म्यूचुअल इंडक्शन और इसका म्यूचुअल इंडक्शन बराबर रहेगा, लेकिन इसका म्यूचुअल इंडक्शन जो है ये वैल्यू, ये इससे क्या होगी, अलग होगी। मतलब उन्हीं कॉइल की अगर रिलेटिव पोजीशन को अलग अलग करोगे, दो कॉइल को अलग तरीके से रखो, फिर इन दो कॉइल को अलग तरीके से रखो, तो वही दोनों कॉइल का पेयर जो देगा अलग अलग पोजीशन में अलग अलग म्यूचुअल इंडक्शन देगा। समझ गया? अब जैसे देखिए, सबसे ज्यादा म्यूचुअल इंडक्शन इस केस में होता है, ये कॉइल है, अगर ये C1 को और C2 को ऐसे रखा जाए तो सबसे ज्यादा म्यूचुअल इंडक्शन इस केस में होता है। ठीक है, सारी की सारी पहली के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, दूसरी में पास करेगी, और दूसरी के द्वारा बनाई गई मैग्नेटिक फील्ड लाइन पहली से पास करेगी, सब पास कर रही है, मैक्सिमम म्यूचुअल इंडक्शन होगा। इस केस में सबसे कम होता है। ठीक है, क्योंकि इस केस की मैग्नेटिक फील्ड अगर ये बनाएगा तो सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां से पास नहीं करेगी, और ये बनाएगी तो सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे पास नहीं करेगी, इसमें फिर भी पास करेगी। ठीक है, इसमें सारी की सारी एक दूसरे से पास करेंगे। तो एक काम करते, थोड़ा मैं इसको अलग तरीके से देखता हूं। ठीक है, इसका म्यूचुअल इंडक्शन मान लीजिए M1 है इस केस में, इसमें क्या है भैया, M2 है, और इसमें क्या है भैया, M3 है। तो M3 सबसे ज्यादा होगा, M2 दूसरे नंबर का होगा, और M1 सबसे कम होगा। समझ गए भैया? कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा हाँ, हो गया ना, M3 सबसे ज्यादा। अच्छा, डायग्राम तो वो मैंने वो गलत बना दी ना, मतलब पोजीशंस। अरे यहाँ पे क्या है भैया, दूसरे नंबर पे कौन है भैया, 1 है, और लास्ट नंबर पे 2 है। ठीक है भैया, समझ गया? अब कुछ ना तो कुछ जाएगी यार, थोड़ी बहुत तो जाएगी, थूकेगा तो एक आध छींटा आसपास तो जाएगी आएगा, सारा थूक एक जगह पे गिरता है, बाकी छींट तो इधर उधर बिखरती है ना, एक आध छींट तेरे ऊपर भी आएगी, मूछे तो बनवा ले, इतनी बड़ी बड़ी हो गई है, हटा दो, हटो दो, चलो आगे बढ़े भैया। अब एक क्वेश्चन आता है, सो दैट M12 इक्वल्स टू में M21, 100% एग्जाम में आता है ये। अब 3 नंबर का क्वेश्चन है ये, 3 नंबर की फ्री की डेरिवेशन, और गधा घोड़ा सब कर लेगा, ध्यान रखना, गधा घोड़ा सब कर लेगा, यहाँ पे बहुत आसान है। यहाँ पर बस आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए,
ठीक है, एक तो आपने रट्टा नहीं लगाया होना चाहिए इसका, और दूसरा आपको फ्लक्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है भैया, वैसे टॉपिक है ये बुक में, एनसीईआरटी में टॉपिक है, शो दैट कि M12 बराबर में M21, ये हमें शो करना है कि दो कॉइल का म्यूचुअल रिएक्शन हो रहा है, उनकी पोजीशन चेंज नहीं करनी है, प्रोवाइडेड द पोजीशन रिमेन सेम, प्रोवाइडेड दैट पोजीशन रिलेटिव पोजीशन रिमेन, उनकी पोजीशन आपस में चेंज नहीं करनी है आपको। ठीक है भैया, कहीं आप पहले केस में उसको ऐसा रखो, दूसरे केस में जैसे रखे हैं पहले केस में वही दूसरे केस में होना चाहिए। बस ये पहली बार में पहले के अंदर करंट डालना, दूसरी बार में दूसरे के अंदर। केस फर्स्ट कर रहे हैं, केस फर्स्ट। हमने क्या किया, पहली कॉइल के अंदर करंट डाल दिया। हमने क्या किया, पहली कॉइल के अंदर करंट डाल दिया। ये दूसरी कॉइल है, पहली कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न कितनी भैया, N1। क्या है, इसकी लंबाई L1 है, सॉरी L है, क्या है, ठीक है। और इसके ऊपर नंबर ऑफ टर्न क्या है, N2। इसका एरिया और इसका एरिया क्या है भैया, आइडेंटिकल है, ध्यान रखना। ठीक है, अब पहले कॉइल के अंदर करंट घटेगा बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसकी क्या होगी, पहली कॉइल की घटेगी बढ़ेगी, है ना। लेकिन फ्लक्स क्या होगा, इसका घटेगा बढ़ेगा, म्यूचुअल रिएक्शन पढ़ रहे हैं ना सेकंड कॉइल का, और ईएमएफ इसके अंदर आएगा क्या, सेकंड के अंदर। पढ़ाना भी बताया, तो अपने को पता भी है वी नो क्या, फ्लक्स अगर सेकंड का घट बढ़ रहा है तो म्यूचुअल रिएक्शन भी क्या होगा, सेकंड का होगा। कौन कर रहा है, फर्स्ट। और करंट किसका होगा भैया, पहली का। कोई दिक्कत तो नहीं है। M21 क्या होगा भैया, phi2 अपॉन में क्या होगा, I1। बताया था यहां तक मैंने पीछे, ये I1 लिखा हुआ नीचे। अच्छा भैया बता दो आपको फ्लक्स होता क्या है, बना cos थीटा, cos की वैल्यू यहां पर 1 होगी। B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। N क्या है, जिसके थ्रू आप फ्लक्स निकाल रहे हो उसके अंदर की कुल टर्न क्या है। B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। अब ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर से भी आ सकती है, दूसरी सोलिनॉइड की भी हो सकती है, लेकिन ये N क्या है, जिस कॉइल से आप फ्लक्स निकाल रहे हो उस कॉइल का टर्न, कुल टर्न की संख्या, और ये क्या है, उसी कॉइल का कुल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। समझ गए भैया। अच्छा मैं किसका फ्लक्स की बात कर रहा हूं, किसके फ्लक्स की बात कर रहा हूं, दूसरे की फ्लक्स की बात कर रहा हूं। फ्लक्स अगर दूसरे का होगा तो मैग्नेटिक फील्ड किसकी होगी, पहले की। पता है ना पहले की मैग्नेटिक फील्ड। नंबर ऑफ टर्न किसके, क्योंकि फ्लक्स आप दूसरे से निकाल रहे हो, फ्लक्स आप दूसरे का निकाल रहे हो, तो नंबर ऑफ टर्न भी क्या होगी, दूसरे की लोगे। एरिया आपको पता है ए कॉस की वैल्यू, और ये क्या होगा I1। कोई दिक्कत तो नहीं है, एरिया तो पहले के दूसरे के ये सेम ही है, दोनों का आइडेंटिकल है। अच्छा B1 सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड है, और सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड होती है, ध्यान रखना, म्यू नॉट स्मॉल एन लिखते हैं, लेकिन स्मॉल एन को कैपिटल N अपॉन में L भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, B1 है तो B1 को लिखूंगा स्मॉल n। क्या लिख, B1 में म्यू नॉट एन आई होता है ना, B जो होता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलिनॉइड होता है, B क्या होता है, म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट n को क्या लिखता हूं मैं, कैपिटल N अपॉन में L इनटू में I। कोई दिक्कत तो नहीं है। किसकी मैग्नेटिक फील्ड अगर ये फर्स्ट की होगी तो नंबर ऑफ टर्न भी फर्स्ट का आएगा, करंट भी क्या आएगा, फर्स्ट का आएगा। ये रहा और ये रहा, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हमने क्या दिया B1 की यहाँ पे क्या लिख दिया, म्यू नॉट कैपिटल N1 इंटू में L, क्योंकि स्मॉल N1 आना चाहिए था। ठीक है, और करंट किसका आएगा भैया, पहले वाले का। करंट किसका आएगा, ये क्या हो गया, B1 हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये N2 और ये क्या हुआ, A, नीचे क्या हुआ I1 से I1 क्या हुआ, कट मर गया। ये क्या हुआ, म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन में L, ये आ गया पहली दूसरी कॉइल का म्यूचुअल रिएक्शन पहली की वजह से। समझ गए भैया। केस सेकंड, केस सेकंड देखिए, इस बार हम क्या कर रहे हैं भैया, फर्स्ट कॉइल को ऐसे ही रख रहे हैं। फर्स्ट कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न कितनी है भैया, N1 क्या है, N1। और इस बार करंट किससे पास करा रहे हैं भैया, सेकंड से। करंट किसके अंदर, सेकंड के अंदर। इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न कितनी है, N2, और इसकी लेंथ क्या है भैया, L। एरिया कितना है इसका, A। ठीक है, इसका भी एरिया कितना है, A। समझ गया। अच्छा अब आपको पता है भैया करंट इसका घटेगा बढ़ेगा, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, घटेगी बढ़ेगी। इसका फ्लक्स क्या होगा, किसका, पहले का। फ्लक्स घटेगा बढ़ेगा, क्या आएगा इसके अंदर, इंड्यूस ईएमएफ आएगा। सेल्फ इंडक्शन इसको हो रहा है।
तो जिसका फ्लक्स है φ1 वो किसका डायरेक्टली होगा? दूसरी के करंट के। इसका करंट घटेगा बढ़ेगा तभी इसका फ्लक्स घटेगा बढ़ेगा, समझ गए? अब ये क्या हुआ, φ1 इक्वल्स में किसको म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है? पहली का। तो पहली का म्यूचुअल इंडक्शन कौन कर रहा है? सेकंड। ये क्या होगा? I2। तो M12 की वैल्यू क्या होगी? φ1 अपॉन में I2। फाई क्या होगा भैया? टोटल फ्लक्स किसके थ्रू? पहली के थ्रू। टोटल फ्लक्स, अगर टोटल फ्लक्स आपको पहली के थ्रू निकालना है, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड। फ्लक्स पहली का ले रहा हूं तो मैग्नेटिक फील्ड किसकी होगी भैया? दूसरे की। नंबर ऑफ टर्न किसका लूंगा भैया? क्योंकि पहली का फ्लक्स निकालो तो नंबर ऑफ टर्न पहली का होगा। एरिया क्या होगा? ए, आपको पता है कॉस की वैल्यू यहाँ पर क्या होती है? 1 होती है। ये क्या हुआ? I2। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड किसका है? सेकंड का। तो सेकंड की मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? म्यू नॉट कैपिटल N2 अपॉन में L। कोई दिक्कत तो नहीं है? स्मॉल N2 स्मॉल N2 आएगा और यहाँ पर क्या आएगा भैया? I2। और ये क्या हुआ? N1 और ये क्या हुआ? A अपॉन में I2। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? I से I क्या हुआ? कैंसिल हो गया। क्या आ गया? म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन में क्या हुआ? L। ये क्या हुआ? M12 आ गया। आप देख रहे हो दोनों क्या है भैया? सेम है। सेम है ना? सो M12 बराबर में M21। 3 नंबर का क्वेश्चन फ्री का है, ध्यान रखना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है भैया? कुछ है इसमें? कुछ भी नहीं है। अगर मैं ट्रांसफॉर्मर को अगले चैप्टर में कराता हूं तो चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है? अगर मैं ट्रांसफॉर्मर को इसी चैप्टर में कराता हूं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं ट्रांसफॉर्मर अगले चैप्टर में कराता हूं, मतलब चैप्टर नंबर 7 कल से स्टार्ट हो जाएगा आपका। ठीक है भैया? खत्म हो चुका म्यूचुअल इंडक्शन, लास्ट टॉपिक था। क्वेश्चंस मैं आपको वही कराऊंगा जब सिलेबस खत्म हो जाएगा पूरा। ठीक है? बेसिक क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है, लेकिन मेन क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी वगैरह के वो तभी कराऊंगा। ठीक है भैया? तो ये हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, क्या बोल रहा है? अब क्लास इन दिए मैंने अभी उसको। हाँ, दोनों का एरिया अलग अलग होगा तो आप सुन लीजिए भैया, ये भी सुन लीजिए, अगर दोनों का एरिया अलग अलग हुआ तो आपको कौन सा एरिया लेना है? जो सबसे छोटा एरिया होगा ना वही दोनों में लेना है। हाँ, कॉमन एरिया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन मिनिमम एरिया से पास करती है और मिनिमम एरिया वही होगा जो छोटा वाला होगा। ठीक है? तो दोनों केस में आपको ये लेना पड़ेगा। खैर कोई बात नहीं, आपको दोनों एरिया क्या लेके चलना है? सेम लेना, क्योंकि दोनों में से वही एरिया लेना ही है तो हम दोनों का एरिया क्या ले लें? सेम ही ले ले तो ज्यादा अच्छा। क्योंकि ये इसका रीजन देना होता है कि हम हमेशा एरिया आइडेंटिकल क्यों लेते हैं, तो भैया ध्यान रखना, एरिया आइडेंटिकल लेने का केवल ये रीजन है कि जो दोनों में सबसे छोटा एरिया होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन उतने ही एरिया से पास करती है। समझ गए भैया? तो इसलिए आपको दोनों का एरिया क्या होगा? आइडेंटिकल होगा। कितना टाइम है यार? अभी तो टाइम है यार। समझ गए भैया? जो मैं देखिए यहां तक करा दिया मैंने। कॉम्बिनेशन ऑफ द सिलेबस है, बोलो तो कॉम्बिनेशन भी करा दूं इतने टाइम में? कॉम्बिनेशन करोगे? कॉम्बिनेशन ऑफ जैसे आपका रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होता है, कैपेसिटेंस का कॉम्बिनेशन होता है, वैसे ही इंडक्टर का भी कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज और पैरेलल। ठीक है? आउट ऑफ सिलेबस है, कराना है तो बता दो, नहीं कराना तो कोई बात नहीं, जेई में भी नहीं आते इस पे क्वेश्चन, ध्यान रखना। ठीक है? रहने दो, फिर छोड़ दो। ठीक है? फिर ये टॉपिक खत्म हो चुका है। क्वेश्चंस? अरे बतरी करा रखे मैंने क्वेश्चन, ये खत्म हो गया। क्वेश्चन बहुत बढ़िया भाई इसमें। ये देखो, जैसे एक क्वेश्चन ये रहा, बड़ा टुच्चा सा दिख रहा होगा डायग्राम, लेकिन दिमाग ऐसा तगड़ा लगता है इसके अंदर। कह रहा है भैया जो कॉइल है ना, ये जो गोल सी कॉइल है, अगर ये जो करंट है, ये जो करंट ए से बी से ए में जा रहा है, ये करंट क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है? तो जो एक कॉइल आ रही है इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी? जो गोल सी कॉइल, बताओ, दिमाग लगाओ। सबसे पहले राइट हैंड रूल यूज करना है, क्योंकि स्ट्रेट वायर की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से दी जाती है। थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और कर्ल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तब देखिए भैया, अगर देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या ये अंदर जा रही है। क्या जा रही है? अब देखो ना, करंट ऐसे आ रहा है, करंट इधर आ रहा है, थंब यहाँ पे रखना, कर्ल फिंगर क्या होगी? अंदर की तरफ जाएगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, यानी ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है। क्या जा रही है? ऊपर से मैग्नेट, सुन तो ले बेटा, नहीं रुक तो जा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है ऊपर से, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम होने लगी, तो ऊपर वाला फेस क्या है? मैग्नेटिक फील्ड कम नहीं होनी चाहिए। ऊपर वाला फेस तो ही क्या, क्योंकि ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर जा रही थी, तो ऊपर वाला फेस कहेगा अगर करंट डिक्रीज कर रहा है तो इसके द्वारा बनाई गई मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी क्या होगी? डिक्रीज करेगी। तो ऊपर वाला फेस करेगा कॉइल का, कहेगा कि भैया फ्लक्स डिक्रीज ना हो,
इसलिए क्या करेगा, ऊपर साउथ पोलैरिटी एक्वायर करेगा ताकि ये और मैग्नेटिक फील्ड लाइन को क्या करे, खींच सके। और जैसे साउथ पोलैरिटी एक्वायर करेगा तो करंट कैसा आएगा, क्लॉकवाइज। आंसर क्या है इसका, कहाँ पे, कहाँ है ही नहीं इसका आंसर, बाकी क्लॉकवाइज आंसर इसका। ठीक है भैया। अगर ये करंट इंक्रीज करता तो क्या होता, तो सुन लीजिए, ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर जाती, अब ऊपर से अगर करंट इंक्रीज कर रहा तो बनाएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीज कर रही है, फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, कॉइल कहेगी नहीं मेरे को मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीज नहीं करनी है क्योंकि फ्लक्स मेरा इंक्रीज कर रहा है, यानी ऊपर से क्या करेगा, रिपेल करेगा। रिपेल करने के लिए क्या आएगी, नॉर्थ पोलैरिटी। नॉर्थ पोलैरिटी करंट क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है भैया, ऐसा क्वेश्चन बहुत कंसेप्ट। अब ये देखो, ये रहा, कह रहा भैया देखिए एनसीईआरटी का है क्वेश्चन, कह रहा भैया साउथ पोल को इसके पास में ले जाओ। साउथ पोल के पास में ले जाओगे तो फ्लक्स क्या होगा, इंक्रीज करेगा। फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो भैया क्या करेगा, अपोजिट पोलैरिटी लानी पड़ेगी। ठीक है भैया, तो फिर साउथ लाएगा, सेम पोलैरिटी लाएगी, साउथ पोलैरिटी आ जाएगी।